अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर हम मुल्क की सूरत हाल की बात करें तो अवाम बिजली के इजाफी बिलों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थी ही, और शटर डाउन हड़ताल का सिलसिला भी जो है वो मुल्क में हम देखें तो शुरू हो चुका है, और कल भी शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। ऐसी सूरत हाल में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा जो है वो भी सामने आया है। लेकिन इससे हटके अगर हम बात करें तो इस वक्त सियासी जमातों की इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है, और तमाम सियासी जमातें अगर हम देखें तो किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों के हक में नहीं है, बल्कि आइन के मुताबिक पीपल्स पार्टी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात चाहती है। लेकिन वही पीपल्स पार्टी जिस हुकूमत की इत्तेहादी जमात रही, और जो जमातें हुकूमत में रहीं जिसमें मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM शामिल है, अब वो जमातें पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे की हिमायत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो जमातें हल्का बंदियों के हक में हैं। जो अवामी नेशनल पार्टी है वो भी 90 रोज़ में इंतखाबात चाहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अवामी नेशनल पार्टी को इस वक्त भी सिक्योरिटी खदशात हैं। हम इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब। इस वक्त अगर इलेक्शन के हवाले से हम बात करें तो एक बात चल रही है, और पीपल्स पार्टी का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं। पीपल्स पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन भी गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी हुई। आप कितने पुरुमीद हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन होगा? इलेक्शन कमीशन या फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, और जो आपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? पहली चीज तो ये है कि 90 दिन का सिर्फ हमारी डिमांड नहीं है, बट एक आईनी नुक्ता है। उसके बाद आपने देखा कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अब रूल कर दिया है कि आइन में अगर 90 दिन कहा गया है तो 90 दिन आपको अपनी जगह पे सैक्रोसेंट है। उसके साथ ये डिलिमिटेशन वाला इशू जो मिलाया जा रहा है, पहले तो आइन जो है वो ओवरराइड करता है कानून को भी, लेकिन उसको अगर आप फैक्टर इन करें ही तो डिलिमिटेशन इतनी एक्सटेंसिव तो होनी नहीं है, क्योंकि मुल्क में जिस सूबे में जितनी सीटें थी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो ना कोई आईनी अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी और ना ही कोई एक्सटेंसिव चेंजेस की ज़रूरत है। और अगर सूबों के अंदर चीज़ों को आगे पीछे करना है तो उसमें इतना कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। पिछला भी जो डिलिमिटेशन 2017 का हुआ था उससे आज तक कोई इतनी मेजर चेंजेस नहीं है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है वो कम से कम वक्त में की जा सकती है। इसका फुल जो इन्होंने फुल ब्लोन टाइम टेबल दिया है कि 14 दिसंबर तक हम लेके जाएंगे, हमारी उनसे ये बात भी हुई है, उन्होंने एक हद तक ये बात मानी कि इसको हम जो है स्क्वीज कर सकते हैं और हम इसको कम से कम टाइम में करेंगे और वो जल्द आपके सामने बात आएगी। उसके साथ साथ जो दूसरा नुकता जो उठाया गया वो इलेक्शन की तारीख का है कि पूरा कंसेप्ट जो है केयरटेकर्स का या इलेक्शन प्रोसेस का, उसमें ये होता है कि जैसे ही डिसोल्यूशन होती है या जैसे ही टर्म खत्म होता है कोई नया प्रोसेस किक ऑफ हो जाता है, और उस प्रोसेस को जो है उसमें एक शेड्यूल आता है। उस शेड्यूल के मुताबिक सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये कंसेप्ट नहीं है कि आप पहले जो है 4-5 महीने एक हुकूमत आए वो आके हुकूमत करे, उसके बाद हम इस पर सोचें कि अब शेड्यूल क्या होगा और तारीख क्या होगी। सो ये भी हमने कल की बात रखी इलेक्शन कमीशन के सामने, और इलेक्शन कमीशन ने पे भी एक हद तक इस बात को माना कि हाँ शेड्यूल देना जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल आएगा तो मुल्क में एक ठहराव आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद लोगों को कुछ हद तक यकीन होगा कि इलेक्शन होने। इस वक्त अगर आप देखें तो हर सियासी जमात की अपनी सियासत है, ना आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और ना ही PDM का हिस्सा हैं, लेकिन आप बाप पार्टी के साथ रहे, MQM आपके साथ रही, आप नून लीग के इत्तेहादी रहे, आपने मुश्किल फैसलों में उनकी हिमायत भी की। लेकिन क्या वजह है कि 90 रोज़ के मुतालबे पर ये जमातें आपके साथ नहीं खड़ी, और क्या पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को एक नुक्ते पर लाने के लिए क्या मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करेगी? देखिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज। अब तो जो प्रोसेस शुरू हो गया, हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों और इंतखाबात के में एक सर्टेनिटी आ जाए।
अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को ही इलेक्शंस होंगे और 14 मई आज से जो है वो 4 महीने पहले खत्म हो चुका है, तो ये बातें थ्योरेटिकली तो ठीक हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखना होगा कि अब क्या तारीख मिलेगी, क्या हमें क्योंकि 90 रोज तो पॉसिबल भी नहीं, फिर 54 डेज चाहिए होते हैं इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें अगर डिलिमिटेशन का भी टाइम ऐड कर दें तो हम जो है जनवरी फरवरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन यकीन तो लोगों को ये नहीं है ना कि जनवरी फरवरी में भी इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, तो वो हमने उनको ये यकीन दिलाना है ताकि जो है मुल्क के मामला आगे बढ़ सकें। नवीद कमर साहब, इस वक्त मरदमशुमारी का जो मामला है उस पर बड़ी तनकीद हुई, आपकी जमात के ऊपर भी सवालात उठे। वैसे आप ज़ाती तौर पर समझते हैं कि मरदमशुमारी को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करना पीपल्स पार्टी की गलती थी? आप इसको कोई इख्तलाफी आपको नोट देना चाहिए था, इख्तलाफात सामने रखने चाहिए थे, आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, मरदमशुमारी और इलेक्शन प्रोसेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। मरदमशुमारी के नंबर्स जब एक तो जो पहले शेयर किए गए थे वो कुछ और थे। ये सबसे बड़ा इसमें इशू जो है वो बलूचिस्तान का आता है, क्योंकि उनकी आबादी जो ऑनलाइन नंबर्स इनकी अपनी वेबसाइट्स पे आ रहे थे और जो उधर बंद लिफाफे भी हमारे सामने रखे गए उसमें बहुत बड़ा एक फर्क था। तो एक तो वो बात थी। दूसरा ये कि जब नंबर सामने आए भी और ये देखा गया कि इसमें कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, प्रोविंशियल रेशियोज का, तो हमने उसको गनीमत समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसको एक्सेप्ट किया। कंट्रोवर्सी तो है, आज भी इन नंबर्स पे है, 17 वाले नंबर्स पे भी कंट्रोवर्सी थी, और शायद अब हमारे मुल्क में जब तक कि हम पूरी तरीक़ेकार चेंज नहीं करते कि को हर सेंसस जो है वो कंट्रोवर्शियल रहेगा, क्योंकि हर एक को लगेगा कि मेरे साथ ज्यादती होगी। लेकिन चीज़ों को एक हतमी शक्ल दे के आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में जो कुछ भी हुआ उसमें ज़रूर खदशात और शुबहात सामने आए। ऑन अ लाइटर नोट, नवीद कमर साहब, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है अभी? अगर इलेक्शन ना हुए तो हाँ, हमें नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन एक कन्फ्यूजन ये भी सामने आ रही है कि तमाम सियासी जमातें एक जगह पर तो इलेक्शन एक्ट को सुप्रीम समझती हैं और एक जो दीगर जो जमातें हैं वो समझती हैं कि आइन सुप्रीम है। अब आप क्या समझते हैं? आइन के मुताबिक हल्का बंदियाँ ज़रूरी नहीं, ये मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि आया किसका साथ देना चाहिए, आइन सुप्रीम है या फिर इलेक्शन एक्ट? आइन और कानून की आपस में जंग नहीं है कि हम कहेंगे किसका साथ दें और किसका ना दें। जाहिर है कि आइन जो है वो सुप्रीम लॉ है और हर कानून जो है वो उसके अंडर ही ऑपरेट करता है। तो ये अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है आइन में और कानून में तो आइन ही प्रिवेल करेगा। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये आप शायद गालिबन बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन की तारीख है वो किसका प्रोगेटिव है, सदर का है या इलेक्शन कमीशन का है। उसमें जब वाज़ेह तौर पे इन कंडीशंस में जब ये पूरा पावर, क्योंकि पहले भी हो रहा था गवर्नर ने देना है, फिर गवर्नर कहते थे मुझे नहीं देना, वो उस पे एडवाइस पे चलना है या सबाबदीद पे चलना है, ये सारी चीजें थी। तो इस सारे इबाम को दूर करने के लिए कानून में ये इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई कि जो है इलेक्शन कमीशन की तारीख देगा इलेक्शन की और हर इलेक्शन की। तो उस लिहाज से तो एक क्लैरिटी देने की जरूरत थी। बाकी स्टेज पे ना तो किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, ना इनफैक्ट असेंबली में 2/3 लोग थे कि जो किसी को मेजॉरिटी देते और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बाकी जो थोड़ा बहुत इबाम है उसको भी क्लियर कर। ठीक है नवीद कमर साहब, आप साथ ही रहिएगा, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम यहीं से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो नवीद कमर साहब, बतौर सीनियर सियासतदान और आप पार्लिमानी उमूर और आइन पर आपकी गहरी नज़र है, आपका बहुत तजर्बा भी है। आप समझते हैं कि सदर के पास वाकई जो इंतखाबात की तारीख देने वो चाहें तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है? आप इससे इत्तफाक करते हैं कि आइन के मुताबिक सदर के पास इस वक्त
तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है? नहीं, एक कंडीशन है जिसमें अगर सपोज यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाता है हाउस में, जहाँ किसी की मेजॉरिटी नहीं रहती, जहाँ किसी की मेजॉरिटी 58 भी तो अब खत्म हो गया, लेकिन जो बाकी शेख है 52 की, उसमें एक ऐसा सिचुएशन आती है जब सदर रिजॉल्व करता है असेंबली को ऑन हिज ओन, क्योंकि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होती, तो उस स्टेज पे सदर ही जो है वो तारीख का तयन करता है। वो इमाम भी मेरा ख्याल है कि आइंदा जाके इसको खत्म करने की जरूरत है कि हर चीज जो है एक ही जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, बजाय इसके कि डिफ्यूज होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं, सदर अगर इलेक्शन की तारीख देना चाहें तो वो नहीं दे सकते? इनसे इस सिचुएशन में नहीं है। मैंने जैसे कहा कि अगर हाउस में मेजॉरिटी जो है खत्म हो जाती है गवर्नमेंट की, और कोई और किसी और के पास भी मेजॉरिटी नहीं रहती, तो उस सूरत में सदर डिसॉल्व करता है असेंबली को, और जब वो डिसॉल्व करता है तो उसका इख्तियार है कि वो तारीख दे। लेकिन डाउन द रोड हमें वो वाला इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए ताकि एक कंसिस्टेंसी हो इवाम का। लेकिन नवीद कमर साहब, इस वक्त मुल्क की अवाम जो है वो बिजली के बिलों पर सरापा एहतजाज है, साबका हुकूमत तनकीद की जद में है, आप IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे, आप क्या समझते हैं कि ये तमाम टैक्सेस आपकी हुकूमत के लगाए गए हैं या IMF की शराइत थी? इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। पहली चीज तो कि IMF के साथ हमारा कोई डायरेक्टली नेगोशिएशंस नहीं हुई थी। IMF ने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन जरूर की थी, जिसमें पीपल्स पार्टी से जब कंसल्टेशन हुई तो वो हमारे साथ में सलीम मांडीवाला थे, उनके साथ भी कंसल्टेशन। लेकिन वहां भी IMF को जो एक चीज हमने वाज़ेह की, देखिए सिस्टम में जो खराबियां हैं वो हैं और वो किसी एक हुकूमत के उस पर नहीं आती, लेकिन जो सवाल ये है कि बोझ किस तरह से शेयर किया जाए, उस पे हमने जरूर उनको बताया कि जी सर्कुलर डेट जरूर एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर आप सिर्फ कीमतें बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लोगों की सकत खत्म हो जाएगी और फिर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो हैं वो सामने आ जाएगा, और उसको जो है वो आपको वो पैसे भी नहीं मिलेंगे जो कि आप समझ रहे हैं कि कीमतें बढ़ाते 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 हम उस पॉइंट पे चले जाएंगे जहाँ जो लोग बिजली के पैसे नहीं देते, बिल नहीं देते या चोरी करते हैं, जो उनकी जगह पे जो देते हैं उनको उनसे ये सारी वसूली हम कर लें। ये नहीं होता, ये अनफेयर भी है और ये डाउन द रोड प्रॉब्लमेटिक होगा, जो कि आपने देखा कि 1-2 महीने के अंदर ही ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गया। तो ये इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा अब हटना पड़ेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हर चीज़ को हम लोड करते हैं जो बिजली के बिल पे, ये समझते हुए कि लोग बिजली का बिल तो देते ही हैं, तो सारे टैक्स भी इसी के थ्रू। FBR जो है वो इतना बड़ा इदारा बना दिया, लेकिन वो बेकार बन गया है, क्योंकि सारी जो है वो बिलों के थ्रू आप एडवांस इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं, तो विच इज नॉट राइट। अल्टीमेटली आपने उस तरफ जाना होगा कि जिसकी जिम्मेदारी है टैक्स कलेक्ट करने की, वो ही कलेक्ट करे, और वापडा वाले या इस सिस्टम के जो बिलिंग है या इवन कल को जो गैस कंपनीज हैं वो अपनी जो उनकी यूटिलिटी है उसकी कलेक्शन करें, तो वो बहुत बड़ी बात है, तो वो भी नहीं होती। तो इन चीज़ों को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी हुकूमत ने जाते जाते ऐसे टैक्सेस लगाए हैं जो अब लोगों को देने पड़ रहे हैं, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे? क्या ये जो तमाम टैक्सेस हैं इस वक्त वो आपके लगाए गए हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि IMF के साथ जब मुज़ाकरात होते हैं तो IMF का एक ही मुतालबा होता है कि जो हमारी पेमेंट्स हैं वो कैसे वापस होंगी, आपका गवर्नमेंट का जो खसारा है वो कैसे कम होगा। तो फिर उसमें मुख्तलिफ वो शराइत रखते हैं। तो इस सिलसिले में भी ये ज़रूर बातें हुई कि अगर इस चीज़ को एक सोल्यूशन निकालना है तो इस मसले का भी हल निकालना होगा।
हमारी जो अलग बातचीत हुई IMF के साथ, उनके साथ हमने ये बात रखी कि लोगों को आप जब तक के उनके पेमेंट कैपेसिटी के मुताबिक नहीं बोझ रखेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग बिल देना छोड़ देंगे, जो कि आपने देखा कि कुछ महीनों में ये चीज हो गई। तो ये एक मसला है जिसका हल निकालना होगा ना। ये कह देना कि हम बिल नहीं देंगे, वो भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फिर बिजली जो पैदा होती है उसकी कीमत कौन अदा करेगा? किसी गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये पिछली हुकूमत या उससे पिछली हुकूमत या जिसका भी आप वो कर ले, एक्चुअली ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व करना होगा। इसका कोई शॉर्ट टर्म ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। हमें जिस तरीके से इसकी बिलिंग होती है, जिस तरीके से हमारा नेटवर्क चलता है, इस सारी चीज़ों को री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। एक तरफ तो हमें सस्ती जो बिजली है उसको सिस्टम में लाना होगा। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे के हवाले से जो कानून साजी आप लोगों ने की, क्या उस कानून साजी के तहत निगरान हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से अगर फैसले करना चाहे तो आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, वो फैसले कर सकती है? देखें, मैंने कहा, अब देखते हैं कि हुकूमत क्या फैसले करती है। इस वक्त वज़ीर आज़म भी रोज इस पर मीटिंग्स ले रहे हैं इंटरम, लेकिन जो भी कम से कम जो प्रपोज सोल्यूशंस थी उसमें तो बिलों की किस्तें कर देना या उसको स्टैगर कर देना की बात थी, जो कि सही माना में रिलीफ नहीं है। रिलीफ तो तब हो कि लोगों से ओवर चार्जिंग ना हो, या जो चीजें अगर कोई बिजली का बिल पे कर रहा है तो उससे बिजली के पैसे लिए जाएं, उसके दुनिया भर के और टैक्स जो है वो जिनका काम है टैक्स कलेक्ट करना, वो वहां पे कलेक्ट करने जाए। ये तो नहीं है कि FBR सोती रहे, कुछ भी अपना काम ना करे, सारी चीज एक बिल के ऊपर डाल दे, फिर लोग बिल नहीं देते तो फिर कहते हैं कि जी ये देखें किसी न किसी को ढूंढते हैं कि उसको गले में ये बंदा डालें। ये नहीं होगा ना। आपने एक सीरियस मसला है, उसका एक सीरियस सोल्यूशन दें। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो इंतखाबात के हवाले से बातें चल रही हैं, उस हवाले से ये एक तासुर भी दिया गया और बयानात भी सामने आए कि पाकिस्तान में बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से मुज़ाकरात में IMF ने ऐसी कोई शर्त या मुतालबा रखा था कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। आप इसकी तस्दीक करेंगे? मेरा ख्याल है कि ये हमारे दोस्त जो इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए कहानियां गढ़ते हैं, ऐसा न कोई जिक्र हुआ, न कोई उनका प्रोगेटिव बनता है, न वो इस पोजीशन में है कि सियासी बातों पे कोई अपनी पोजीशन वो दे सके। तो एज इट इज इकोनॉमिक उसमें इतनी सारी उनकी शराइत होती है कि अब सियासी शराइत तो उनकी नहीं मानी जा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अवामी नेशनल पार्टी के जो तर्जमान है जाहिद खान साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों के साथ मुशावरत जारी है और मुख्तलिफ जो आरा हैं वो सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएँ, और जैसे हमने जिक्र किया कि जो दीगर जमातें हैं जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है, वो हल्का बंदियों के हक़ में, और पीपल्स पार्टी हल्का बंदियों के हक़ में नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि आइन में कहीं भी हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है, आप 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएँ। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अवामी नेशनल पार्टी की, तो अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द ने भी हाल ही में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। लेकिन अगर हम माजी को देखें कि 2008 हो, 2013 या 2018 में अवामी नेशनल पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का सामना रहा, कई चैलेंजेस रहे, इंतखाबी मुहिम में उनको चैलेंजेस रहे, और अवामी नेशनल पार्टी ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका इजहार भी करती रही। इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें कि एक तरफ अगर पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं, दीगर जमातें कह रही हैं कि नहीं हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, वहीं पर अवामी नेशनल पार्टी को 2023 के इंतखाबात में भी दहशतगर्दी का सामना नज़र आ रहा है और उनको ये खदशा आते हैं कि इंतखाबी मुहिम उनके लिए मुश्किल होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद खान साहब, जो अवामी नेशनल पार्टी के तर्जमान हैं। उन्होंने वो भी जो वफदा जो अवामी नेशनल पार्टी का उस वफ्त का हिस्सा थे, उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या था और उन्होंने क्या अवामी नेशनल पार्टी को यकीन दहानी कराई है। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने टाइम निकाला।
اب ذکر تو یہی ہے کہ نون لیگ سے ملاقات ہو گئی, MQM سے ہو گئی, پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں کی الیکشن کمیشن نے, آپ بھی گئے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے تحفظات کیا تھے؟ باقی تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے 90 روز, باقی جماعتیں چاہتی ہیں حلقہ بندیاں, آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیے جی دو باتیں ہیں. ناظر صاحب جب ہم گئے, ہم بیٹھے تو سارے ممبرز بھی تھے اور چیف الیکشن کمشنر بھی تھا. اس نے ہمیں کہا کہ جی آپ پہلے آپ بات کریں, جو سوال جواب آپ کے آتے تو پھر ہم اس کے بعد ہم بات کریں گے, سوال جواب کریں گے. ہم نے سٹارٹ اس سے لیا کہ جی ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور آئین 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہتے ہیں, تو ہم اسی سٹینڈ پہ ہیں. اب ہمارے اس میں دوسرا رائے نہیں, کوئی رائے نہیں ہے کہ جی آپ اس کو ڈیلیمیٹیشن کر دیں یا یہ کر دیں یا وہ کر دیں. ہمارا تو وہی ایک سیدھا سا سٹانس ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے قربانیاں دی ڈیموکریسی کے لیے. اس کے باوجود کہ آپ نے ذکر کیا 2008 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, 2013 میں کیا ہوا, 2018 میں کیا ہوا, ابھی وہ خدشات ہے, لیکن ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ خدشات ہم نے ان کو بتایا. سب سے بڑی بات ہے کہ جی جو مردشماری ہوئی اس پہ ہمیں بہت تحفظات ہے. اب یہ واحد صوبہ ہے کہ اس میں لوگ کم ہوئے, زیادہ نہیں ہوئے. تو یہ 6-7 سال میں یعنی ہمارے پشاور جیسے شہر میں اگر ابھی کچھ کرے گا تو ہمارے 14 MPs ہے, تو اس میں سے ایک سیٹ کاٹے گا کسی اور ڈسٹرکٹ کو, کیونکہ یہ نیا تو ایکسٹینڈ کر نہیں سکتا ہے نا, کیونکہ اسمبلی ہے نہیں کہ اس کی منظوری دے دے, اس کا ان میں امینڈمنٹ کرنا پڑتا ہے. 2017 کے بعد آپ کی آبادی کوئی نہیں بڑی خبر؟ بالکل کوئی بھی ایک پر بھی نہیں بڑھا, وہی 4-4.5, وہی 4-4.5. تو یہی صورتحال ہے. ہم نے تو ان کو کہا, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا تو دشمانی سے کوئی تعلق الیکشن کمیشن کا نہیں, تو ہم نے کہا جی ہمیں تو اس پہ تحفظات ہے بہت زیادہ. اور ہماری تو صرف یہ نہیں ہے, یہ NFC وارڈ میں پھر اس پہ اثر پڑے گا, آپ کے یہ جو سیٹس ہے اس پہ اثر پڑے گا, بہت سارے اثر اس پہ پڑتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جی ہم تو سیدھی سادھی بات کرتے ہیں کہ ہم 90 دن کے الیکشن, کیونکہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا, جمہوریت کے لیے لڑے, ہم نے یہاں اپنے قربانیاں دی, شہداء پیش کیا, لیکن ہم نے کوئی بائیکاٹ یا کچھ نہیں کیا. ہم نہ ڈرے نہ ہارے, پھر بھی ہم لڑتے رہے. آپ خود بختر بند گاڑیوں میں جا کر ووٹ دیتے ہیں؟ میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ یہ مجھے بتا دیں کہ 2013 میں میرے پاس SP اور ایک میجر صاحب آیا کہ جی اب تقریباً میں نے کہا وہ واک ڈسٹینس پہ تھا پولنگ اسٹیشن, تو آپ بختر بند گاڑی میں جا کے ووٹ ڈالیں گے. تو میں نے کہا مجھے بتایا کہ جو ادھر ورکر کھڑے تھے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھے, خود تو ڈر کے اس میں آتا ہے بختر بند گاڑی. تو میں نے کہا یہ ہمارے لیے مسئلہ. میں نے کہا اور بدقسمت یہ کہ ہم جب بھی الیکشن کمیشن کو لیٹر بھیجا یا اس وقت کے پرائم منسٹر کو, اس کا جواب تک نہیں آیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا اگر ایسی پھر بھی یہ صورتحال ہو, کم سے کم رسپانس تو کرے. آپ کی بس میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ بالکل جی, دیکھیں جی اس وقت 40,000 لوگ جو اس پچھلی گورنمنٹ تھی, اس سے پچھلے یہ جو PDM کا اس سے پچھلے, اس نے 40,000 لوگ لے کے آئے. اس میں فیض حمید انوال ہے, اس میں صدر علوی انوال ہے, اس میں عمران خان انوال ہے. وہ لاگوں کو ادھر بٹھایا ہوا ہے. 40,000 لوگ ادھر دہشت گرد آپ کے پاس بیٹھے ہوئے. جب بھی دیکھیں نا, اب روز نہیں دیکھ رہے ہو آپ, کبھی ملٹری پہ اٹیک کرتے, کبھی پولیس پہ اٹیک کرتے, عام لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں. ابھی جو باجوڑ میں ہوا, اس کے علاوہ جو اور جگہوں پہ. تو یہ 40,000 لوگ آپ کی نظر میں کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ سب میں بڑے ہوئے, کیونکہ ہر یہ جو لوگ ہیں نا یہ ایک علاقے کے نہیں ہیں, یہ مختلف علاقوں کے مختلف علاقوں میں چلے گئے. لیکن ایسے کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو یہ بندہ نہ ملے, اور وہ جہاں پہ وہ چاہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ان کا یہ ہے. تو ہم نے یہ تحفظات کا, میں نے کہا دیکھیں جی ہمارا تو کسی نے پوچھا تک نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو سپریم کورٹ ہے جو ہر ایک چیز پہ سوموٹ ہوتے ہیں, اس نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ بھئی یہ لوگ تو مارے جا رہے ہیں, تو یہ لوگوں کے پاس جا ہی نہیں سکتے, کمپین کر نہیں سکتے ہیں, تو الیکشن کیسے الیکشن ہے. لیکن پھر الیکشن کمیشن نے کیا موقف رکھا, انہوں نے کیا یقین دیا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو یہی کہا کہ جی ہم تو کوشش کریں گے, ہم فورسز کو کہیں گے. ہم نے کہا کہ جی یہ پہلے بھی تھا, لیکن ہم نے یہ کہا کہ جی جو 2018 میں ہوا ہے یہ اس الیکشن سے ہمارا جان چھڑاؤ. میں کہا 2018 میں تو کوئی بندہ اندر جا ہی نہیں سکتا, سپاہی کھڑا ہوتا تھا اور خود وہ سٹیپ لگاتے تھے. نہیں, لیکن آپ نے 90 روز کا اگر مطالبہ یا اپنی تجویز رکھی ہے تو آپ کو لگا کہ الیکشن کمیشن 90 روز میں کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ ہمیں جو تاثر ملا یا جو ہم دیکھتے رہے, کیونکہ پھر جب ہماری بات ختم ہوگی پھر اس نے بات شروع کی. پھر اس نے کہا کہ ہمارے مشکلات ہیں ان کے اندر, کیونکہ ڈیلیمیٹیشن کا اس لیے ہے کہ CCI نے اپروول دیا, اور جب CCI اپروول دیتے پھر ہم باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیسے کر ستے. ہم نے کہا چلو اگر ہم نے کہا کہ جی ہم تو 90 دن سے آگے آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتے ہیں, لیکن معروضات جب آپ کہتے کچھ بتا تو دے قوم کو کہ بھئی کب کروا رہے ہو, تو یہ بتا دو کہ
کہ جی کروا کب رہے ہو. تب میں نے کہا ابھی میں جب آ رہا تھا تو میں اور میں افتخار صاحب یہ آپس میں بات کری, میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے کہا جی میں اور یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ الیکشن ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. میں نے کہا جب ہم سیاسی ورکر ہے, ہم سیاسی لیڈر بھی ہے, ہم یہ بات پوچھتے کہ پتہ الیکشن ہونا ہے کیوں نہیں, تو میں نے کہا عام لوگوں کا کیا تاثر ہوگا یہ مجھے بتا دیں. غیر یقینی کی صورت ہے, اتنا غیر یقینی کی صورتحال ہے. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں جی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 14 دسمبر دیا ہوا ہے, لیکن ابھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا یہ آ رہے تو ہم کوشش کرتے کہ اس کو پیچھے لے آئے, یعنی پہلے اس کو کمپلیٹ کر دے, اور ہم جنوری کے لاسٹ میں یا فروری کے فرسٹ ویک میں ہم اور شیڈول ہم نے کہا شیڈول اعلان کرنا ہے, تو نے کہا ہم یہ چند دنوں میں شیڈول کرنے والے اعلان کرنے والے ہیں. تو میرے خیال میں وہ شیڈول تو اعلان کر لے گا. آپ نے کہا نہیں ہے, ہاں نہیں ہے وہ تو الگ بات ہوگی, لیکن یہ تھا کہ وہ بہت کوآپریٹو تھے. اچھا سارے نہیں, لیکن آپ کو لگا کہ الیکشن کمیشن نے ملبہ آپ کے اوپر ڈالا ہے, سیاسی جماعتوں کے اوپر ڈالا ہے کہ آپ نے سی سی آئی میں منظوری دی, اگر نہ دے دے تو آپ؟ بالکل ان کا اسٹریٹ فارورڈ یہی بات تھی جی کہ سی سی آئی میں تو آپ لوگوں نے کیوں منظوری دی. تو ہم نے تو کہا کہ ہم تو سی سی آئی کا حصہ نہیں ہے. مان نے تو یہ کہا کہ جی ہم یہ 2 کیئر ٹیکر جو میرے صوبے کا چیف منسٹر اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, پنجاب کے پاس اختیار نہیں ہے, تو کہ نہیں جن کے پاس اختیار تھا وہ تو کم سے کم کہہ دیتے. میں نے کہا ہاں یہ غلطی ہے, لیکن ہم سے تو نہ حکومت نے رائے لی تھی, نہیں لے, یعنی ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہ ہم ان کے اتحادی تھے, ہم سے تب بھی اتحاد میں نہیں لیا. جب یہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو رہی تھی تب بھی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے. تو ہم تو اس لیے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں, اس میں کردار نہیں صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زاہد صاحب, جیسے ہم سی سی آئی کا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے, بطور سینئر سیاستدان آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو اب اتنا شور مچا رہی ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں, ان کی غلطی تھی سی سی آئی میں مردم شماری کے حق میں ووٹ دینا؟ بالکل. دیکھیں جی یہ تو ایک عام پارلیمنٹرین جو وہ لائر ہو بھی نہ, اس کو پتہ ہے, کیونکہ جب پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں, جب پارلیمنٹ میں آپ وقت گزار کے آپ کو پتہ ہے کہ کیا 18 امینڈمنٹ تو صاف یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر سی سی آئی کا ایک ممبر پورا اجلاس بلائے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر وہ پرائم منسٹر کو لیٹر لکھے کہ جی آپ سی سی آئی کی میٹنگ بلائے اس ایشو پہ تو بلا لیتا ہے, لیکن اگر ایک ممبر انکار کر دے تو وہ ہو ہی نہیں سکتے. اس میں میجارٹی والے بات ہے ہی نہیں. ایک ممبر اگر اختلاف کرے گا تو وہ سی سی آئی کا میٹنگ وہ جو بھی ایجنڈا ہوا وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے تھے کہ اس وقت ان پہ اعتراض کریں. آپ کے پاس کون سا راستہ؟ بالکل راستہ ہے, بہت سارے راستے جی. آپ ابھی دیکھیں نا, لوگ روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں نا, کوئی لیڈرشپ اس کے آگے نہیں ہے. یعنی آپ سول نافرمانی ہے اس وقت, کیونکہ جو بلیں جو آپ کے یوٹیلیٹیز بلز جلائی جا رہے ہیں, عوام نے سول نافرمانی کر دی. نہیں, لیکن ان احتجاجوں کا اثر کیا ہوا کہ آپ نے آج پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا؟ جو مرضی ہو نا, جو مرضی ہو, یہ ٹھیک ہے کہ اس کا اثر تو ان پہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ کیئر ٹیکر ان کا تو کام ہی نہیں ہے. اس نے کس سے ووٹ مانگنا ہے؟ اور یہ جو پرائم منسٹر آ کے بیٹھا ہوا ہے یہ سیاسی نہیں ہے, یہ تو بیٹھا ہوا ہے روز ٹی وی پہ آتا ہے, باتیں بھی تمہارا ٹی وی پہ آنے کے کام نہیں ہے, تمہیں الیکشن کروانا ہے. آپ کی جو دیکھیں جو انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہوا ہے, ابھی بھی وہ سینیٹر بھی ہے, ابھی بھی وہ پارٹی کا بھی ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ جی سیاسی لوگ نہیں ہو, تو ان سے بھی پوچھیے یہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں. اب جتنے بھی ڈسکوز ہے, ڈسکوز میں سارے بیوٹی جو بورڈز ہیں نا, اس میں سارے سیاسی لوگ بٹائے نہیں. لیکن سر پھر آپ ایک بات تو مانے نا کہ جو بلز آ رہے ہیں وہ تو سارا ملبہ آپ کے اوپر ڈل رہا ہے نا, کہ آپ یہ سارے ٹیکسز لگا کے گئے. دیکھیں جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم تو بہت پہلے کہہ رہے تھے کہ جو عمران خان نے بیڑا غرق کیا تھا, یہ گن کا ٹوکرا ہمیں سر پہ نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے, ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. وہ بجا کے اس کے اب یہ مجھے بتا دوں کہ اس کے بعد جو ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یعنی جتنے بھی ہیں, ہمارا تو خیر سوچ نہیں ہے کہ ہم پرائم منسٹر بنیں گے یا نیشنل اسمبلی میں, لیکن جو یہ سوچتے ہیں تو ان کے پاس کیا اس کے جو مسائل ہے اس کا حل کیا ہے. اب عوام کو کیا کہے گا؟ عوام نکلے گا ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ تو آپ کے بل جلا رہے ہیں. نہیں, لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ فیصلے, یہ ٹیکسز آپ کے لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں جی بالکل, یہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ. دیکھیں جی ابتدا تو عمران کا تھا, کیونکہ معاہدہ تو عمران نے کیا تھا. عمران نے معاہدہ توڑا تھا, پھر اس توڑنے کے بعد ان کو پھر یہ شک تھا کہ یہ تو ان کے تو کوئی کول پھیل میں تضاد ہے. آج بات کرتے پھر نہیں مانتے. پھر آپ کو
जो IMF वालों ने उसका आपका नाक रगड़ा दिया और आपसे ऐसे काम करवा दिए कि अभी आवाम भुगत रहे हैं। ये सही कह रहे हो, मैं इसमें कोई है। और चूँकि हमसे ही करवाया गया, जो हमारी हुकूमत थी, हमारी तो नहीं थी, बहरहाल हमारा तो न वज़ीर था, न मशीर था, न कोई चीज़ था। क्योंकि 85, मैं इनसे पूछता हूँ, ये 85 के कैबिनेट बिठाने के क्या तुक बन रहा था? सर ये तो फिर उस टाइम पूछे वही नहीं, हमने तो आपके प्रोग्राम में मैंने कई बार, आपका तो कोई वजीर नहीं था, लेकिन उस टाइम तो मैं नहीं, तो आपकी उसमें मैंने कई बार कहा है। हम तो कह सकते थे ना कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्यों इतना अपने बोझ कौम पे डाला हुआ है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हकीकत है कि इसमें हमारा भी शेयर है। इन्हें हमारा क्या कि जो PDM की हुकूमत है, हम तो PDM का हिस्सा नहीं, लेकिन उसको सपोर्ट तो हम कर रहे थे। लेकिन ये मुझे बता दें कि ये जो इमरान खान ने जो कुछ किया इस कौम को, एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती है, इसलिए कि 2014 में जब पूरा पार्लियामेंट उसके साथ खड़ा था और जब सब लोग उसके साथ खड़े, ये साजिश बताते ना, मैंने खुद तकरीर किया, मैंने कहा कि मियाँ साहब बताओ कि क्या साजिश तेरे खिलाफ हो रहे है। अगर उस वक्त मियाँ साहब जुर्रत करते ना, आज ये सूरत हाल ना होता। अवामी नेशनल पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आ जाएंगे? देखिए जी, अगर उसने नहीं आना है तो उसकी पार्टी है ही नहीं ना। वो तो जो थोड़ा बहुत खुदा, वो तो शहबाज शरीफ गैर मौजूदगी में भी तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। सुन लेना, तो शहबाज शरीफ ने तो बेड़ा गर्क कर दिया उसका। अगर वो गर्क करवाना चाहते, और मैं पिछले साल गया था तो मैंने मियाँ साहब को मुँह पे कहा था, मैंने कहा मियाँ साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कहा कि एक 2014 में की थी, अगर आप कौम को बताते कि आपके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, पूरा पार्लियामेंट आपके साथ खड़ी थी। तो तज़िया क्या है आपका? आपको लगता है कि मियाँ साहब आएंगे? सूरत हाल देखिए जी, अगर वो नहीं आएगा ना, या तो ये कि वो सियासत नहीं करेगा, अगर वो नहीं आएगा तो फिर इस मुल्क में क्या एक ही वो है कि शायद वो आए और वो कह दे कि मैं कोई फार्मूला साथ ले आए कि जिस फार्मूले के तहत अगर मैं जीत गया तो मेरे, अभी कोई फार्मूला किसी के पास नहीं है। आखिरी सवाल, जो परवेज़ खटक साहब की पार्टी आपके सूबे में बनी, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? अवामी नेशनल पार्टी कहाँ होगी और ये सियासी जमात आपकी नज़र में इंतखाबात में कहाँ खड़ी होगी? देखिए, एक बात मैं वहाँ से बताना चाहता हूँ, ये किंग पार्टीज जो हम लोगों ने बना गया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी ये फिर किंग पार्टी बन गई जो आप कह रहे हैं, या जो पंजाब में बनी, जो मेरा खैबर पख्तूनख्वा में बनी। अभी कल परवेज़ खटक कह रहे अपने आप को साफ सुथरा बता रहा है, तो भाई तू जो हुकूमत में बैठे तो इस्तीफा दे देते ना। अगर इमरान खान कोई बात नहीं मानता था या वो कोई गलत काम करता था तो तुम मज़े ले गई। आज किस्मत यही है कि पहले पार्टियों में बैठकर मज़े लूटते ये जमात जीतेगी खैबर पख्तूनख्वा में? अगर जितवाने वाली बात हो 2018 वाला, 2018 में तो बक्से यहाँ तक था कि एक बक्से भर के कहीं से ला रहे थे, और जो उटर वाले बक्से थे वो कहीं और लेके जा रहे थे। 2023 में भी आप देख रहे हैं ऐसा? तो अगर ये जो अभी सूरत हाल जो किंग पार्टीज बन रही है, और जो इस तरह उसे वो शोर से कहते हैं कि जी हम जीत के आएंगे, हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो जाहिर है कि फिर उसमें ज़रूर तो दाल में कुछ काला है, बल्कि सारा दाल काला है। तो हमने यही चीफ इलेक्शन को, यही इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी आपकी जिम्मेवारी कि ये 2018 वाला तारीख न दोहराया जाए। आप शफाफ इलेक्शन की गारंटी दे और कौम को बताए कि हम खड़े, और जहाँ भी कुछ गलत करता है, चाहे कोई भी ताकत हो, उसका रास्ता आपने रोकना है, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं कम से कम ANP आपके साथ खड़ी होगी कि जहाँ पे दाली या कोई भी ऐसा कुव्वत जो प्रेशर डालता है वो करता है, तो कम से कम अवामी नेशनल पार्टी अवाम के वोट पे यकीन करते हैं, वो हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आपने वादा करना है कि आपने प्रेशर में नहीं आना है। जिस तरह डस्का में हुआ था और डस्के में तो आपने एक्शन लिया था, इस तरह एक्शन लोगे तो तब होगा। कोर्ट्स को छोड़ दे, उस कोर्ट ने बेड़ा गर्क कर दिया कि अगर उस बंदों को स्टे न करता और उसको सजा इलेक्शन कमीशन दे देता तो आज बहुत सारे लोग डर जाते। लेकिन हमारा जो जुडिशरी, लेकिन ANP को 2023 के इंतखाबात की शफाफियत पर अभी भी सवाल देखिए जी, बिल्कुल है। इसलिए कि ये जो किंग पार्टीज बन रही है, क्यों बन रही है, इसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है ना। तो हम इसलिए हमेशा कहे, बाकी हम इलेक्शन कमीशन को अब उस दिन भी हमने कह दिया और अभी हम कहते हैं कि खुदारा उस तरह के ना हो कि जब हम लेटर लिखें तो बाद में जब हम आपसे पूछो कहते हैं हमने तो लेटर देखा ही नहीं। ठीक है जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि इलेक्शन कमीशन आइंदा चंद रोज़ में, जैसे कहा गया है कि वो इंतखाबात से मुतल्लिक शेड्यूल जारी करेंगे, तो कौन सी तारीख जो है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।